अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आगाज करेंगे आपसे गुफ्तगू का कल का मैच जिसमें इंडिया ने बड़ी फेंटी लगाई साउथ अफ्रीका की। इमरान के कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं कि ये क्या हो रहा है कि जहां पे दुनिया भर के कोई बॉलर नहीं चल पाता, इंडियन बॉलर्स की जो तबाहकुन बॉलिंग है वो हर कोई परेशान है कि ये हो क्या रहा है। सबसे तो पहले इमरान और उर्मिला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इमरान ने जो इंट्रो दिया ना इस प्रोग्राम का, तो मुझे खौफ आ गया कि भाई अब अगले हफ्ते पाकिस्तान भी वापस आना है, तो वो जो हम कहानी पीछे छोड़ आए थे वो तो हम भूल ही गए कि ये बिल भी पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की बैंकों की बहुत सारी साइट्स जो हैं वो ओपन नहीं हो रही, तो पता ही नहीं चल रहा कि बिल कितना आया। तो इमरान ने वेकअप कॉल दे दी, तो अब कोशिश करते हैं कि बिलों पर भी नजर रखें। लेकिन इमरान साहब और उर्मिला, मैं इस वक्त जिस जगह बैठा हुआ हूँ यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर ईडन गार्डन्स है, जहाँ कल रात मैच हो रहा था। कल रात जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा कोलकाता के, तो कोई टैक्सी वाला जाने के लिए तैयार नहीं था होटल के लिए। तो मैंने पूछा भाई क्या मसला हो गया। उन्होंने कहा कि साहब उस तरफ इतना रश होगा क्योंकि सारी इंडियन कौम जो है 70-80 हजार लोग वो ईडन गार्डन्स में, उसके बाहर एक बहुत सारे और ग्राउंड्स हैं, लोग वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाकर मैच देख रहे हैं। तो यहाँ पर माहौल ही कुछ और है। थोड़ी देर पहले जब मैं नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट में गया, तो वहां जो टेलीविजन चल रहा था उस पर भी कल रात वाला मैच दोबारा रिपीट हो रहा था। फिर कल रात मैच के बाद एक टेलीविजन पर विराट कोहली का क्या खूबसूरत इंटरव्यू था, और वो किस तरह डिस्क्राइब कर रहे थे। देखें, हम जो भी कह लें, हमारे पड़ोसी मुल्क है, हमारे उनसे जो ताल्लुकात की नोयत है वो जरा सेंसिटिव है, लेकिन इसमें देखें अब कोई शक नहीं है कि उनकी क्रिकेट का लेवल कुछ और है। हम 80s 90s में रूल कर रहे थे वर्ल्ड क्रिकेट पे, लेकिन आज आप इंडियन टीम को देख लें, अब नई नई थ्योरीज, हसन रजा की थ्योरी, वसीम अकरम ने उनसे कहा कि भाई इस किस्म की बातें ना करें कि लोग आपकी अकल और दानिश पे भी शक करने लग गए। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है। देखें, ये जिस तरह साउथ अफ्रीकन बहुत सारे प्लेयर्स आईपीएल खेलने आते हैं, तो उनको पता है कि इन लोगों का क्या माइंडसेट है। कल जिस तरह डिकॉक को 5 रन पर सिराज ने बोल्ड किया, उसके बाद देखें उनकी पूरी बैटिंग जो है वो तिनकों की तरह बिखर गई और 83 पर आउट हो गए। लेकिन उर्मिला ने एक जो बात की, उन्होंने कहा कि जी बारिश और न्यूजीलैंड का हारना, लेकिन अगला मरहला जो हमें उसके बाद भी अचीव करना है वो हमने इंग्लैंड को हराना है। सैटरडे को जो मैच है, अगर बारिश भी हो जाती है बेंगलोर में, वॉश आउट हो जाता है या श्रीलंका हरा देता है न्यूजीलैंड को, लेकिन हमने फिर भी इंग्लैंड को हराना है। तो देखें, अभी इसके इम्तहान और भी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह माशाल्लाह पिछले 2 मैचेस में खेली और यही ईडन गार्डन में 1 साइडेड हमने बांग्लादेश को हराया, वही क्रिकेट खेले। इंग्लैंड की टीम इस वक्त बिल्कुल गिरी हुई है, लेकिन हमें खुशफहमी का शिकार नहीं होना है। हमने जो क्रिकेट पिछले 2 मैचेस में खेली, अगर वही क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है। अब तो देखिए बड़े बड़े एक्सपर्ट, सौरव गांगुली ने भी कल पलटा खाया। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान इंडिया का ईडन गार्डन्स में सेमीफाइनल होगा। अच्छा, मुझे वैसे ही एक जहन में एक शरारत आई, अल्लाह करे कि वो बात दुरुस्त साबित हो जाए कि ईडन गार्डन्स में सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया का हो और पाकिस्तान इंडिया को हरा दे। ओहो, क्या बात है सर। ये आप टिकट पहले ले लीजिएगा, फिर एयरपोर्ट्स की सूरत हाल का हमें अंदाजा थोड़ा हो जाना चाहिए। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दिन में ख्वाब देख रहे हैं। सॉरी भट्टी साहब, ये बड़ा वो जो आपने बात की थी ना जादू की, तो ये वेस्ट बंगाल है, तो बंगाल का जादू तो हमेशा मशहूर रहा है। देखिए, जादू उधर मशहूर है, सबसे ज्यादा बंगाली बाबे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये हमें कराची और लाहौर की जो है ना दीवारों पे, सड़कों पे हमें पता चलता है। ठीक है भट्टी साहब, मैं जरा आपकी इजाजत से वैस को भी इंक्लूड करूंगा। वैस, हम और आप जो है ना इस वक्त भट्टी साहब जरा फर्स्ट हैंड वो कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन एंड विटनेस है सारी सिचुएशन की, और हमें बड़ा अच्छा लगा जिस तरह उन्होंने अक्कासी की कि भारत में इस वक्त क्या एटमॉस्फेयर है। जारी बात है उनकी टीम भी जीत रही है, फिर इतना बड़ा इवेंट मुल्क में हो रहा है, और क्रिकेटिंग नेशन तो बहरहाल इंडिया है, तो इसका इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज को कितना हेल्प मिला है फखर की इस इनिंग से? बिकॉज हमारे ओपनर जब नहीं खड़े हो रहे थे तो मुसलसल मिडिल ऑर्डर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी, और जब मिडिल ऑर्डर पे बाबर या रिजवान फ्लॉप हो रहे थे तो पूरी टीम बैठ रही थी, बॉलिंग चाहे जो भी कर ले। लेकिन फखर के सामने आने से और पिछले 2 मैचेस में शानदार मुजाहिरा उन्होंने किया अपनी बैटिंग का, कितना मदद पाकिस्तान को मिली और क्या ये मदद हमें हेल्प करेगी इंग्लैंड के मैच के खिलाफ?
अब देखें, जिस वक्त आपको फैंटा पड़ा था अपना न्यूजीलैंड से, तो आपको पता है कि उस वक्त चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे भट्टी साहब की बात करूं, चाहे दोनों की बात करूं, तो बॉडी लैंग्वेज पता लग रही थी। जब मैं शो कर रहा था मेरी बिल्कुल डाउन थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी बात मैं क्या करूं। लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान ने इनिंग्स का आगाज किया था, तो जब वो रेन ब्रेक बीच में आई बारिश की वजह से, तो आपने सबसे बड़ा मुंह बोलता है आपको जो कहते हैं ना, अपना जो आपके पास एक चीज होती है, वो होती है आपके ड्रेसिंग रूम की शक्ल के। जिस वक्त फखर जमान ने मारना स्टार्ट किया, सेंचुरी अपनी स्कोर की, तो आपने ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा था, बिल्कुल चेंज हो गया वो एटमॉस्फेयर। प्लेयर्स आके बाहर बैठ गए हुए थे, एक एक्साइटमेंट थी वहां पर। तो इसका मतलब उनमें वो चीज जाग चुकी थी वापस कि हाँ ये मैच हम जीत सकते हैं। ये सारा कुछ आपका बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट के हिसाब से होता है कि हाँ हमने चेस करना है। मुझे पता है 400 रन चेस करना कोई आसान चीज नहीं होती। पाकिस्तान ने इससे पहले कोई 400 प्लस रन चेस किया ही नहीं आज तक अपनी, अगर पूरी मैं रिकॉर्ड की बात करूं 350 के करीब तो आपने चेस किया हुआ। 400 बड़ा इनिंग्स होती है। और मुझे सबसे अच्छी चीज लगी थी जिस वक्त फखर जमान और बाबर आजम मैच के बाद एक इंटरव्यू आपस में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एक सोशल मीडिया वेब पे जब दे रहे थे, तो बाबर ने कहा कि हम चेज कर सकते थे टूर्नामेंट अपना टोटल को। तो फखर जमान का यार वो जो एक पॉजिटिविटी थी ना, चेज क्या कर सकते थे, हम चेज कर चुके हुए थे। तो ये चीज होती है पॉजिटिव जो। अच्छा, दूसरी जानिब इसी इंटरव्यू का रेफरेंस आपने दिया, तो इसमें बाबर और जब फखर की अपनी कॉन्वर्सेशन पूछी गई होस्ट की जानिब से कि आपकी क्या कॉन्वर्सेशन थी आपस में, तो उस वक्त भी बाबर ये कह रहे थे कि मैंने इसको कहा कि तुम मारो लेकिन मारने वाली बॉल पे मारो, हर बॉल पे नहीं मारो। आई मीन मुझे कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट के अंदर ये लगा कि बाबर फिर भी फखर को कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे अपनी गेम खेलने के हवाले से, द काइंड ऑफ गेम ही प्लेज, द काइंड ऑफ बोल्डनेस ही हैज इन हिज बैटिंग। आपको ऐसा लगा या वाकई वो एज अ कैप्टन एक ठीक बात कर रहे थे? देखो इमरान भाई, दो चीजें हैं यहाँ पर। जिस वक्त 400 प्लस स्कोर हुआ था तो आपके दिमाग में ये भी था कि हमने मैच जीतना है, फिर हमने कहीं ना कहीं इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करना है, जो नेट रन रेट वाला मामला था आपका। बाबर आजम, अगर मैं ऑब्वियसली मैं उनके साथ तो नहीं, मैंने ड्रेसिंग रूम में टाइम गुजारा ना खेला वन अंडर, लेकिन जिनके साथ मैंने टाइम गुजारा, जो उनके अंडर खेले हैं, वो कहते हैं कि वो ज्यादा डिफेंसिव पे कोशिश करते हैं कि मैं टीम को रखूं, क्योंकि उस वक्त आपको इनिंग्स बड़ा स्कोर करना था, आपको पार्टनरशिप चाहिए होती है। तो आपकी कोशिश होती है कप्तान की भी कि वो प्लेयर को कहता है कि यार अपनी नेचुरल गेम खेलो, लेकिन आपने जो बुरी बॉलर्स को मारना है, हर बॉल पे मारने पे ना जाना। लेकिन जिस वक्त आपका दिन होता है तो आप उस वक्त आपको जो क्रिकेट बॉल है वो फुटबॉल नजर आ रहा था। और जिस तरीके से फखर जमान ने इनिंग्स का आगाज किया था, मुझे एक अच्छी चीज लगी थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो कि आगे वाले मैच में कहता हूँ यही होनी चाहिए कि फखर जमान की जो नेचुरल गेम है उसको खेलने दिया जाए। देखिए, जब आप एक ओपनर है, अगर वो एग्रेसिव ओपनर है, उसका स्ट्राइक रेट 130-135 के करीब था, अगर आप उस प्लेयर को ये बात करो कि तुमने टीम टाइम गुजारना है क्रीज पे, आपने थोड़ा सिंगल डबल्स पे मेहनत करनी है, वो नहीं कर सकता। वो आपके ऊपर प्रेशर डाल देगा। आप उसको नेचुरल गेम खेल ले तो नेचुरल इंटेंट आपको नजर आई है कि उसने, मैंने कहा ना कि ड्रेसिंग रूम का माहौल आप देख लो, अपना माहौल, मैं अपनी की बात कर रहा हूँ, मेरा एक बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी जब पाकिस्तान ने मारने पे। फिर पूरी दुनिया ने, जैसे भट्टी साहब भी कह रहे हैं, खाली इंडियन क्रिकेटर्स की बात ना करें, माइकल वॉन, यहाँ तक एबी डिविलियर्स ने अपना बयान तब्दील किया। उन्होंने कहा जी मैं सेमीफाइनल पाकिस्तान इंडिया का देख रहा हूँ। क्यों? एक वो मोमेंटम आपको पाकिस्तान टीम में नजर है। और आप लोग शायद ठीक है, इस वक्त इंडियन टीम टॉप ऑफ द लाइन जा रही है। मैं खुद बड़ा हैरान था कि एक टेस्ट प्लेयर है मेरे बड़े करीबी हसन भाई, उनसे बयान आया, मैं तो नहीं रखता था कि बड़ा अजीब सा उन्होंने बयान दिया, क्योंकि बॉक्स में बॉल्स होती हैं, वही बॉल सब यूज करते हैं, वहां से आप कैरी करते हो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि बॉल को चेंज वगैरह होगी। बाकी मामला हैं, इस वक्त उनकी बॉलिंग लाइनअप हकीकत बात है बहुत ऊपर लेवल पे जा रही है, अच्छी बॉल करवा रहे हैं, सारी चीजें। तो आप ये कह रहे हैं कि हम किसी पाकिस्तानी नजूमी से राब्ता ना करें, जो है वो गेम पे फोकस करें। बंगाली बाबू को वही रहने दे। अच्छा भट्टी साहब, दूसरी जानिब हमने बैटिंग लाइन की बात की, ऑब्वियसली फखर जमान को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले मैच में हमने जिस चीज़ को कहते हैं ना, आपकी जीत सारी बुराइयों पे पर्दा डाल देती है, हमारी बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, बहुत इन्होंने रन्स खाए हैं। और हमारी बॉलिंग बिल्कुल भी उस दिन उस कैलिबर की या उस लेवल की नज़र नहीं आई है। डू यू थिंक कि अगले मैचेस में हमारे बैटिंग के साथ साथ हमारी बॉलिंग लाइन पे भी उतनी ही तवज्जो होनी चाहिए कि हमारे बॉलर्स इतने रन्स ना खाए? मैं उर्मिला आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन फखर की जो बात हो रही है ना, जब बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 81 रन्स बनाए और पाकिस्तान जीता, तो फखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा कि मुझे घुटने की इंजरी थी, लेकिन इतनी इंजरी सीरियस नहीं थी कि मैं मैच ना खेलता। इसका मतलब ये था कि कप्तान, कोच या टीम मैनेजमेंट ने इमाम को खिलाने के लिए फखर को बाहर बिठाया हुआ था। आज फखर ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है, जो डिफरेंस डाला, और आज हम जो बार बार सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, तो फखर की 2 इनिंग्स की वजह से पाकिस्तान आज सेमीफाइनल की रेस में दोबारा शामिल हो गया है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने अदाओं पर भी नजरसानी करनी चाहिए।
लेकिन बिल्कुल आप जो बात कर रही हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग बांग्लादेश के खिलाफ आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन जिस तरह 400 रन इन्होंने खाए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो मेरे ख्याल में अगर बॉलिंग ने अपने आप को बेहतर ना किया तो फिर जिस हम ख्वाब की या जिस शराब के पीछे हम भाग रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले इमरान साहब हमारी जो पावर थी, जिसपे लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान वन ऑफ द फेवरेट्स है, वो हमारी बॉलिंग थी। आज हमारी बॉलिंग देखें, 367 रन भी इस टूर्नामेंट में खाए, 344 रन भी एक मैच में बने हैं और पिछले मैच में 401 रन बने। तो पाकिस्तान को अगर इस कैंपेन को आगे लेके जाना है और कहीं अच्छे मकाम पर फिनिश करना है तो फिर पाकिस्तान को डेफिनेटली अपनी बॉलिंग को बेहतर करना होगा। इस 400 रन वाली बॉलिंग से तो मुश्किल ही होगा। अच्छा, ये जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है, ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो कि अगर न्यूजीलैंड इसमें बीट भी कर जाए तो रन रेट को लेकर हम गेम में रहेंगे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंड किसी तरीके से बीट हो श्रीलंका से। आप इस मैच के अंदर आप श्रीलंकन स्ट्रेंथ क्या देख रहे हैं, क्योंकि श्रीलंकन भी बड़े बेचारे बुरे तरीके से हार के आ रहे हैं पीछे से, उनको बहुत बुरी शिकस्त हुई थी भारत से, और न्यूजीलैंड के लिए भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। 400 बनाकर भी जब एक टीम हार जाए तो मेरे ख्याल में उसका मोरल, और पिछले मेरे ख्याल में करेक्ट कीजिएगा मुझे, 4 मुसलसल मैचेस न्यूजीलैंड की टीम भी हार के आ रही है। तो आप इस मैच को कैसा देख रहे हैं? दोनों जख्मी शेर हैं, दोनों लड़ने जा रहे हैं आपस में। देखिए, श्रीलंका की जो स्ट्रेंथ है आज भी उनके स्पिनर्स हैं। हालांकि जो हसरंगा उनके नंबर 1 स्पिनर थे और वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर थे, वो तो वर्ल्ड कप से पहले अनफिट हो गए। फिर उनके कप्तान जो थे शनाका, वो भी वर्ल्ड कप के दौरान अनफिट हुए थे। श्रीलंका को फिटनेस के बहुत इश्यूज है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 4-5 उनके मेन प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्टिल श्रीलंका, मुझे लगता है कि अगर मैच हो भी गया तो श्रीलंका बेंगलोर की कंडीशंस में न्यूजीलैंड को टफ टाइम देगी। इतना आसान नहीं है, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रही है, उन पर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। तो वो जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हो सकता है वो अपने आप को बचाते बचाते पाकिस्तान को भी किसी किनारे पर पहुंचा दें।